तो आज हम बात करेंगे शल्य तंत्र का पेपर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 37 के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जीआईटी के डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आमाशय और अधो आमाशय के बारे में। मतलब स्टमक से जाएंगे, स्टमक के हम जब आज बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टीन के बाद बात करेंगे हमारी लार्ज इंटेस्टीन, फिर लीवर पे जाएंगे, फिर स्प्लीन के बारे में बात करते हुए इस तरह से जितने भी जीआईटी के डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं सर्जरी में, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है सारे नोट्स, और सारे पॉइंट्स को डिटेल में अच्छे से कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा है चैप्टर नंबर 37 में पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम बात करें अनद्रव शूल के बारे में, परिणाम शूल के बारे में। यानी कि हमें यहाँ पे पढ़ना है पेप्टिक अल्सर्स, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस, उसका क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पेप्टिक अल्सर, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या है, कि देखो तुम्हारे पास, तुम्हें पता है जो तुम्हारी जीआईटी है, माउथ से एनस तक की जो एक जीआईटी कैनाल है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला होती है सेरोसा, सबसे सबसे एक एक्सटर्नल कौन सी होती है, सेरोसा। दूसरी मस्क्यूलरिस, ठीक है। इसके बाद होती है सब म्यूकोसा, और इनर वाली होती है म्यूकोसा। यहाँ पे तुम्हारी इनर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, म्यूकोसा। अब ये अगर इस इनर वाली म्यूकोसा पे अगर किसी भी तरीके का डिसकंटिन्यूशन आ जाए, मतलब क्या हो जाए, मान लो ये तुम्हारी एक लेयर है, इनर लेयर है जीआईटी की। अगर इस इनर लेयर में जीआईटी में क्या आ जाए, किसी भी तरीके का डिसकंटिन्यूशन आ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, या ब्रीच आ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। अल्सर बेसिकली क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम देखो इस डायग्राम में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हें पता है कितनी लेयर है हमारे पास, जो हमारी जीआईटी है उसमें 4 लेयर है। सबसे पहली मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये जो हमारी म्यूकोसा है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूशन आया है, या यहाँ पे क्या है, ब्रीच हुआ है। जब हमारी इंटरनल लेयर में ब्रीच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो पेप्टिक अल्सर क्या है, कि जो तुम्हारी जीआईटी है उसकी इनर लेयर में क्या ना, ब्रीच होना, या उसमें क्या होना, डिसकंटिन्यूशन होना, वहां पे क्या बनेगा, अल्सर बनेगा। पेप्टिक अल्सर दो नाम देंगे, या दो टाइप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर तुम्हारा अल्सर कहाँ पे हुआ है, स्टमक की लाइनिंग में है, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको नाम दे देंगे गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। क्या नाम दे देंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। इसी तरह अगर तुम्हारा जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, अल्सर अगर प्रेजेंट है ड्यूडनम में, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे ड्यूडनल अल्सर। क्या नाम दे देंगे, ड्यूडनल अल्सर नाम दे देंगे। तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली अगर बात करता हूँ, तो पेप्टिक अल्सर में दोनों को काउंट किया जाता है, स्टमक के गैस्ट्रिक अल्सर्स को भी काउंट किया जाता है और ड्यूडनल अल्सर को भी काउंट किया जाता है ना। ये थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है, ब्रीच इन म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक या ड्यूडनम। तो देखो यहाँ पे जो स्टमक की लाइनिंग है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रीच आ रहा है। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन या पेप्सिन की कोरोजन की वजह से। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को नाम देंगे हम, अल्सर का नाम दिया जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा। और इसका अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे एसिड, जो की क्राइटेरिया है वो क्या है हमारा, एसिड का एक्सेसिव सिक्रीशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, तो क्या है कि हमारी जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसके में क्या होना, ब्रीच होना, इज हमारा क्या कहलाएगा, अल्सर कहलाएगा। अब ये अल्सर देखो साइट के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ जाएगा, या हम कह सकते हैं अल्सर के दो क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। अगर स्टमक पे है, कॉमन साइट क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। अगर ड्यूडनम पे है, ड्यूडनम किसका पार्ट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है, अगर वहां पर अल्सर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ड्यूडनल अल्सर नाम देंगे। तो जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है, इसमें दोनों काउंट हो जाएंगे, ड्यूडनल अल्सर भी आ जाएगा और हमारा गैस्ट्रिक अल्सर भी आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन साइट क्या होते हैं, स्टमक पे प्रेजेंट होगा, या फिर कहाँ पे होगा, ड्यूडनम पे भी, ड्यूडनम पे प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये स्टमक या जो हमारा ड्यूडनम है उसके अलावा कहीं और पर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा कार्डियक एंड है ईसोफेगस, तो जो हमारा ईसोफेगस का कार्डियक एंड है वहां पर हो सकते हैं, मेकल डाइवर्टिकुलम पे हो सकते हैं, या फिर जीआईटी का जहाँ पे एनास्मोसिस हो रहा है वहां पर भी ये अल्सर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें दो अल्सर याद रखने हैं। कौन से, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर। क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा, एक मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, या एग्जामिनर जो है वो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने पढ़ा कितने टाइप के हैं, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर है। अगर अल्सर कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक में है, तो हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देंगे। अगर अल्सर कहाँ पे प्रेजेंट है, ड्यूडनम वाले रीजन में प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, उसको ड्यूडनल अल्सर का नाम देंगे। तो अब हम बात करें पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब क्या है, कि अल्सर जो है वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है हमारा स्टमक में। अगर आया है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ड्यूडनल अल्सर नाम दे रहे हैं, ठीक है।
अब ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या है कि सडन हुआ है, सडनली हुआ है। अब देखो सडन कैसे होगा, मान लो तुम्हारी किसी वजह से इंजरी हो गई तो तुम्हारी डिस्कंटिन्यूएशन होगा। मान लो तुमने कोई एक ऐसा पार्टिकल या ऐसा ऑब्जेक्ट इंगल्फ कर लिया कि उसने क्या किया, जो तुम्हारी इनर वाली लाइनिंग थी उस पर क्या कर दिया, रप्चर कर दिया, या उस पर क्या कर दी, इंजरी कॉज करा दी। तो उस वजह से हो सकता है। या तुमने कोई ऐसा एक कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस इनहेल कर लिया जिसने क्या किया, जो तुम्हारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा थी उसको जाने के बाद क्या किया दिया, डैमेज कर दिया, बर्न कर दिया। तो उस वजह से होगा। एक्यूट पेप्टिक अल्सर क्या, एक्यूट का मतलब क्या, अचानक से। तो अचानक कब होगा, या तो ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा, अगर ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कशिंग अल्सर। कशिंग अल्सर जैसे हेड इंजरी, हेड इंजरी मान लो तुम्हारे पे क्या हुआ, हेड पे चोट लगी, तो तुम्हारा जैसे ब्रेन इंजरी हुई तो उसकी वजह से जो तुम्हारी वेगल नर्व है वो क्या हो जाएगी, वेगल नर्व क्या हो जाएगी, वो वेगल नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी। और वेगल नर्व स्टिमुलेट होकर क्या कराएगी, एसिड का सिक्रीशन कराएगी बहुत ज्यादा। जब तुम्हारा एसिड का सिक्रीशन होगा तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो वहां पे क्या बन जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर। तो ट्रॉमा की वजह से, अब देखो नाम क्या है, क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पे बनेगा कि कशिंग अल्सर कौन सा है। कशिंग अल्सर किसे कहते हैं, अगर अल्सर किसकी वजह से हो रहा है, ट्रॉमा की वजह से। मान लो तुम्हारे ब्रेन पे कहीं पे ट्रॉमा पड़ा, तुम्हारा हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी भी हम बात करेंगे। अगर हेड इंजरी होगी तो हेड इंजरी की वजह से क्या होगा, जो तुम्हारी वेगल नर्व है वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट होगी, हाइपर स्टिमुलेशन होगा, जिसके से एसिड ज्यादा निकलेगा, और एसिड ज्यादा निकलेगा तो गैस्ट्रिक अल्सर की वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। बर्न की वजह से हो सकता है कर्लिंग अल्सर। मान लो तुमने क्या किया, कुछ चीज ऐसा सब्सटेंस इनहेल कर लिया, इंगल्फ कर लिया, कि उसने क्या किया, तुम्हारी बॉडी की जो इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा थी उसको जाके बर्न कर दिया, तो वो होगा हमारा कर्लिंग अल्सर। तो दो टाइप के अल्सर एक्यूट अल्सर में मिलते हैं। तो एक्यूट अल्सर के दो टाइप कौन कौन से हैं, ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो कशिंग अल्सर है, अगर बर्न की वजह से हो रहा है तो हमारा कर्लिंग अल्सर कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह स्टेरॉइड की थेरेपी वगैरह से भी क्या हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर कितने टाइप के हैं, अगर मैं बात करता हूँ साइट के बेसिस पे, तो साइट के बेसिस पे दो टाइप के हैं। अगर स्टमक पे है तो गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडनम पे है तो ड्यूडनल अल्सर कह रहा है। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रॉनिसिटी के बेसिस पे, अगर एक्यूट है, एकदम से हुआ, तो क्या कहलाएगा, एक्यूट पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। और अगर सडन क्या है, लंबे समय तक है, तो क्या कहलाएगा, हमारा क्रॉनिक। तो अगर लंबे समय से है तो लंबे समय से तो क्या कहलाएगा, क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे एक्यूट पेप्टिक अल्सर की, तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर के कॉज क्या हो सकते हैं, और जैसे हमारा एनसेट्स हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये नॉन एंटी एनसेट्स क्या करती हैं, जो हमारा म्यूको ओरल डिफेंस है, मतलब हमारा जो इंटेस्टीन है उसके अंदर जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करती हैं, जिसके से क्या होगा, अल्सर का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रेस अगर लिया उसकी वजह से हो सकते हैं एक्यूट अल्सर्स। सेप्सिस हो गया, कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से एक्यूट अल्सर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ट्रॉमा की वजह से, जैसे मैंने बताया ना, कशिंग अल्सर। कशिंग अल्सर कैसे होता है, मान लो तुम्हारी हेड पे इंजरी हुई, हेड पे इंजरी हो गई तो वेगल नर्व इंक्रीज हो गई, हाइपर सेंसिटिव हो गई। अब जब वेगल नर्व की हाइपर स्टिमुलेशन होगा तो एसिड ज्यादा निकलेगा, और जिसकी वजह से कशिंग अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं कशिंग अल्सर्स। बर्न की वजह से हो सकता है, मान लो तुम्हारा कोई भी एक बर्निंग सब्सटेंस है, कोई भी एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस तुमने लिया, उसने क्या किया, जीआईटी में जाने के बाद क्या कर दिया, जीआईटी के म्यूकोसा को क्या कर दिया, वहां पे अल्सर फॉर्म करा दिया, तो वो कहलाएगा कर्लिंग अल्सर, या फिर स्टेरॉइड की थेरेपी से। तो ये हमारा किसके बारे में था, एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स के बारे में था। अब बात करते हैं क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर के बारे में। क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा, जो लंबे समय से है, और लंबे समय से जो मिलेंगे तो वो किसकी वजह से होगा, बेसिकली यहाँ पे डिमिनिश्ड म्यूकोसल रेजिस्टेंस टू एसिड पेप्सिन। तो क्या होगा, जो तुम्हारी म्यूकोसा वो धीरे धीरे रेजिस्ट हो रही है, किसकी वजह से, किससे रेजिस्ट हो रही है, एसिड पेप्सिन वगैरह जो प्रेजेंट है। ठीक है। या फिर बाइल रिफ्लक्स वगैरह हो रहा है, एनसेड्स का यूज कर रहे हो, या पाइलोरी एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उस वजह से लंबे समय से तुम कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हो, या वहां पे कोई लंबे समय से इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो तुम्हारी अल्सर्स होंगे वो होंगे क्रॉनिक अल्सर। तो आप देखो, पेप्टिक अल्सर कितने टाइप के पढ़े हमने, पेप्टिक अल्सर पढ़े दो टाइप के। पहला पढ़ा पेप्टिक अल्सर में पहला पढ़ा एक्यूट अल्सर, एक्यूट अल्सर, और दूसरा पढ़ा हमने क्रॉनिक अल्सर। एक्यूट अल्सर क्या है, जो सडन हुआ है, जिसका ऑनसेट क्या है, सडन ऑनसेट है, एकदम से हुआ है, तो वह एक्यूट अल्सर। क्रॉनिक क्या है, लंबे समय से है, जिसको लॉन्ग टाइम से है, जिसमें वो कहला रहा है हमारा क्या है, क्रॉनिक अल्सर। ठीक है। साइट के बेसिस पर अगर बात करता हूँ, अगर स्टमक पे है अल्सर, क्या है, स्टमक पे है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर किसके पास है, अगर तुम्हारा ड्यूडेनम पे है, तो अगर तुम्हारा ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टीन वाला जो रीजन है, ड्यूडेनम फर्स्ट रीजन, अगर वहां पर है तो वो कहलाएगा हमारा ड्यूडनल अल्सर। तो ये अल्सर का क्लासिफिकेशन हुआ। अल्सर का क्लासिफिकेशन सबके समझ में आ गया, हैंड रेस कर दो, सभी हैंड रेस कर दो अगर अल्सर का क्लासिफिकेशन समझ में आता है। क्लियर है सभी के।
ठीक है। तो ये हमारा अल्सर्स हो गए। अल्सर क्या है कि अगर तुम्हारी जो तुम्हारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इनर वाली लेयर है, उसमें अगर किसी भी तरीके का ब्रीच आ रहा है, डिसकंटिन्यूएशन आ रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा अल्सर का नाम देंगे उसे, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखने को आएगी तो डेफिनेशन यही लिखोगे। पैथोलॉजी क्या होगी देखो, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ किसके बीच में, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ है, स्टमक पे, ठीक है। ड्यूडनल अल्सर कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टीन पे, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो अगर तुम देखते हो साइड क्या मिलेगी, गैस्ट्रिक अल्सर बेसिकली मिलते हैं लेसर कर्वेचर। तुम्हें पता है जो स्टमक है हमारा, उसके पास दो कर्वेचर होते हैं, एक ग्रेटर कर्वेचर है, एक लेसर कर्वेचर। तो जो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं बेसिकली कहाँ मिलेंगे, लेसर कर्वेचर पे मिलेंगे, नियर कहाँ मिलेंगे, इंस्यूरा एंगुलरिस, ठीक है। इसके बाद अगर ड्यूडनल आंसर की बात करते हैं तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडनम, तो ड्यूडनम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो ड्यूडनम का फर्स्ट पोर्शन होगा यहाँ पे मिलेगा तुम्हें ड्यूडनल अल्सर मिलेगा। तो ये इनका एक लोकेशन हो गया कि भाई ड्यूडनल अल्सर कहाँ मिलेगा और तुम्हारा गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ मिलेगा, ठीक है। साइज की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं, तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो लार्ज होते हैं, डीप होते हैं, फिब्रोटिक। मतलब क्या होगा कि जो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर है उनमें फिब्रस फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे फाइबर लास्ट में जाके वो क्या करेंगे, फिब्रस फॉर्मेशन बना लेंगे, ठीक है। ड्यूडनल अल्सर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, पंचेड आउट होते हैं, मतलब बाहर की तरफ इस तरह से। मान लो अगर ड्यूडनल अल्सर है तो इस तरह से निकले हुए होंगे, ये हमारा ड्यूडनल अल्सर। लेकिन जो हमारा पेप्टिक अल्सर है वो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर मतलब टाइम टू टाइम क्या होगा, वो फिब्रस की फॉर्म में, फिब्रोटिक स्टेज में पहुंचता चला जाता है, ठीक है। एसिड लेवल का अगर देखते हो, यहाँ पे एसिड का लेवल लो या नॉर्मल मिलता है, यहाँ पे किसकी वजह से होगा, हाई एसिड लेवल रहता है, यानी कि एसिड हाइपर सिक्रीशन का रहता है, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या होगा, मे हैव किसिंग अल्सर। किसिंग अल्सर मतलब कैसा है, इधर एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी दोनों तरफ, जैसे लिप्स दो आपस में मिलते हैं, इस तरह का तुम्हें यहाँ पे एक स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा। ये हमारी हो गई इनके बीच का डिफरेंशिएशन। अब क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा, क्लिनिकल फीचर देखो, एक्यूट पेप्टिक अल्सर है, तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर है तो माइल्ड डिस्पेप्सिया रहेगा। माइल्ड डिस्पेप्सिया मतलब ये तुम्हें भूख नहीं लग रही, तुम्हें एनोरेक्सिया वगैरह, ये सारे क्या रहेंगे, एक्यूट है तो अभी माइल्ड रहेगा, ठीक है, एकदम से नहीं, इतना नहीं रहेगा। ऑफन क्या रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग परफोरेशन वगैरह नहीं होगी। अभी एक्यूट स्टेज में तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं हुई है, परफोरेशन वगैरह, छिद्र वगैरह बने नहीं है, तो ये हमारे एक्यूट अल्सर के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम डिफरेंशिएट देखो कि एज के बेसिस पे क्या रहेगा, ड्यूडनल अल्सर और जो तुम्हारा गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें क्या रहेगा। अगर तुम देखो ड्यूडनल अल्सर बेसिकली मिलते हैं यंग और मिडिल एज वाले पर्सन में, ठीक है। जो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो मिडिल एज और ओल्डर में मिलते हैं। मिडिल एज में क्यों मिलेंगे, मिडिल एज में तुम्हें पता है स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहलिक वगैरह, अल्कोहलिज्म वगैरह हो सकता है, तो इस वजह से मिल सकते हैं। पेन का नेचर अगर देखोगे, यहाँ पे कैसा होगा, प्रिकिंग पेन होगा, बोरिंग पेन होगा। यहाँ पे अगर ड्यूडनल अल्सर में देखो सीवियर होगा, स्पाज्मोडिक। मतलब स्पाज्मोडिक का मतलब क्या है कि तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारा जो इंटेस्टाइन है वो दब रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह करेगा। पेन की टाइमिंग देखोगे, खाना खाते ही, ठीक है, खाना खाने के बाद। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 to 3 hour आफ्टर मील, खाना खाने के बाद रहेगा। तो यहाँ पे सह अन्न शूल मिलेगा, यहाँ पे क्या है, अन्न के बाद शूल मिलेगा, ठीक है। रिलेटेड टू फूड, एग्रीगेट करेगा फूड से, जैसे तुमने खाना खाया फौरन पेन होगा गैस्ट्रिक उसमें। अगर तुम ड्यूडनल में देखोगे तो खाना खाने पे क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, ठीक है। नाइट पेन देखोगे तो यहाँ पे रेयर रहेगा, और अगर तुम देखोगे ड्यूडनम में क्या रहेगा, कॉमनली तुम्हें मिलता है, पेशेंट रात में उठ के बैठ जाता है, ठीक है। वोमिटिंग क्या है, अगर पेन वहां पे अगर वो वोमिट कर रहा है तो रिलीफ मिलेगा पेन से। क्यों, मान लो स्टमक है तुम्हारा, ये स्टमक में हुए अल्सर, स्टमक में हो गए छाले, तुमने यहाँ पे फूड है, अब ये फूड है स्टमक के अंदर, तो गैस्ट्रिक ज्यादा सिक्रीट होगा, तो और ज्यादा वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन होगा, या अल्सर वहां पे और ज्यादा क्या करेगा, पेन कॉज करेगा। लेकिन ये जो तुम्हारा अगर कंटेंट है ये बाहर आ जाए, वोमिटिंग के थ्रू कंटेंट ही बाहर आ गया, तो वहां पे क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा सिक्रेट नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, जब तुम वोमिट करोगे तो रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे बहुत कमी से देखने को मिलता है, ठीक है। हेपेटाइट अगर देखोगे आप, हेपेटाइट तो बढ़िया रहेगी, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या रहेगा, भूख तो बढ़िया रहेगी उसकी, लेकिन क्या रहेगा, वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है खाना खाऊंगा तो पेट में दर्द होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा। बताया ना, देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है कि भाई खाना खाते ही पेट में दर्द होगा, तो वो क्या करेगा, एपेटाइट अगर या देखो या वेट देखो, तो एपेटाइट क्या रहेगा कि उसको भूख तो रहेगी लेकिन खाना नहीं खाएगा, वेट लॉस होगा। यहाँ पे क्या रहेगा, गुड एपेटाइट रहेगी लेकिन वेट गेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी पहले क्या है, पहले स्टमक में जाएगा, देन उसके बाद कहीं इंटेस्टाइन में जाएगा। हेमोरेज देखो यहाँ पे, हेमेटोस्टेसिस कॉमनली देखने को मिल सकता है, या मेलेनेमा मेलिनेमा मिलीना कॉमन रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे अब तुम, इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो, जिसमें तुम देखोगे
हीमोग्लोबिन क्या आएगा, लो आएगा, एनीमिया होगा, पेशेंट को कहीं ना कहीं भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है तो एनीमिक हो सकता है, या फिर अगर वहाँ पे अल्सर्स में क्या हुआ है, वहाँ पे ब्लड वगैरह आ रहा है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। उसका ईएसआर जो है वो बढ़ा हुआ आएगा, मेलिग्नेंसी की तरफ सस्पेंशन होगा। अगर मतलब ईएसआर बढ़ा आ रहा है तो समझो कहीं ना कहीं वो मेलिग्नेंसी मतलब कैंसरस की तरफ जा रहा है पेशेंट, ठीक है। स्टूल का एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट कराओगे, उसमें क्या देखोगे, इसके बाद बेरियम मील जब तुम दोगे उसे तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है, यहाँ पे क्या तुम्हें मिलेगा, तुम अब यहाँ पे देखो हेम्पटन लाइन मिलेगी तुम्हें, हेम्पटन लाइन दिखाता हूँ, ये है तुम्हारे इस तरह की लाइन तुम्हें मिलेगी, हेम्पटन लाइन, ये इस तरह की लाइन तुम्हें रेडियोलॉजी जब कराओगे, रेडियोलॉजी में तुम्हें क्या मिलेगी, हेम्पटन लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे तुम्हारा एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हेम्पटन लाइन कहाँ पे मिलती है, ठीक है। और अगर तुम देखोगे ड्यूडनल अल्सर में मिलेगी ट्राइफॉलिएट ड्यूडनम। ट्राइफॉलिएट ड्यूडनम मतलब कैसा होगा, जैसे तुम्हारी लॉन्ग होती है, जो तुम्हारी लॉन्ग होती है इस तरह का, ये तुम्हारा ट्राइफॉलिएट ड्यूडनम, ये इस तरह से ट्राइफॉलिएट ड्यूडनम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन में। एंडोस्कोपी करा सकते हो, एंडोस्कोपी क्या है, गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी एंडोस्कोपी करा लो। उसमें तुम्हें अच्छे से जो वहां पे अल्सर्स वगैरह, जो लीजन्स वगैरह वो तुम्हें इजीली विजिबल हो जाएंगे। उसका यूएसजी करा सकते हो, अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, ठीक है, वहां पे कॉज क्या है ये सब पता लगाने के लिए। तो ये हमारा एक जनरल डायग्नोसिस है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मान लो उसे अगर ड्यूडनल अल्सर हुआ है भाई, तो ड्यूडनल अल्सर है, अल्सर बाद में क्या कर सकता है, अल्सर में अल्सर है, अल्सर होने के बाद क्या हो सकता है, वहां पे छिद्र बन सकता है, परफोरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, परफोरेशन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हेमोरेज हो सकता है, एप्सेस बन सकता है वहां पे, ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट का जो ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में क्या हो सकता है, अगर क्रॉनिक परफोर्मेशन हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट में। अब इसका आ जाओ मैनेजमेंट, मेन रहेगा मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सीधा ये नहीं कि उसकी उठा के सर्जरी कर दो, सर्जरी हमारा सेकंड ऑप्शन है, अगर पढ़ रहे हैं सर्जरी, लेकिन ये थोड़ी है कि सर्जरी उठा के करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करोगे, सबसे पहला उसका है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब क्या है कि उसका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दो से। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है, अगर तुम देखो किसकी वजह से हो रहा है, उसको एसिड की वजह से हो रहा है, हाइपर एसिडिटी है तो जो एंटासिड दे दो, ठीक है, या प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे दो, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पे दोगे। अगर बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक दे दो। बैक्टीरिया कौन सा कराएगा, एच पाइलोराई, बताया था ना, एच पाइलोराई बैक्टीरिया कराएगा, तो एच पाइलोराई अगर बैक्टीरिया कराया तो एंटीबायोटिक दे दो। तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले क्या, लाइफ स्ट्रेस, सबसे पहला लाइफ स्टाइल देखो, उसको स्ट्रेस कम कराओ, उसका रेगुलर मील दो, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, स्पाइसी फूड वगैरह बंद कर दो, ये तो काम तुम्हारा सबसे पहले रहेगा। डाइट कैसी देनी है, बैलेंस डाइट देनी है, स्मॉल देना है, फ्रिक्वेंट मील देना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या कराना है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है। ये तो सबसे पहले तुम्हें दो काम करने हैं। जैसे कौन सी दे सकते हो, रेनिटिडीन दे सकते हो 150 mg बीडी दिन में 2 बार 6 हफ्ते तक के लिए, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या दे सकते हो, ओमिप्राजोल दे सकते हो, लेंसोप्राजोल दे सकते हो, ठीक है। ये अच्छा काफी हील करता है। अब तुम्हें ट्रिपल थेरेपी देनी है एच पाइलोरी के लिए, यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है, ट्रिपल थेरेपी। तो ट्रिपल थेरेपी में क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन, और साथ में क्या करते हैं, मेट्रोनिडोजोल या क्लेरिथ्रोमाइसिन 14 दिन के लिए देते हैं। ये हमारा एक जनरल ट्रीटमेंट है, ये मेडिकल मैनेजमेंट है। हम क्या करते हैं, जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें, ठीक है। साथ में क्या दे सकते हो, एंटी एसिड दे सकते हो और म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट दे सकते हो, ठीक है, जो म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करें वो ड्रग, और एंटी एसिड दे सकते हो शॉर्ट टर्म के रिलीफ के लिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे तुम्हारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना, सर्जिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं तुम्हें मेन है, मैं तुम्हें रटा दूं कि भाई सर्जिकल मैनेजमेंट में वैगोटॉमी करा दो, पाइलोरोप्लास्टी करा दो। अब एक्चुअल में है क्या, ये चीज मेन हमें यहाँ पे समझनी है कि एक्चुअल में कराएंगे क्या। सबसे पहला है सर्जिकल ट्रीटमेंट में, अब आ जाओ सबसे पहले, अगर कब कराना है सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर वहां पे मेडिकल थेरेपी फेल हो रही है तब तुम्हें कराना है। अगर वहां पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए, या मान लो ब्लीडिंग होने लगी, परफोरेशन होने लगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा, तब तुम्हें वहां पे सर्जरी के लिए जाना है। मतलब क्राइटेरिया भी सेट हो रहा है कि भाई सर्जरी के लिए जाओगे कब पेप्टिक अल्सर में। ऐसा नहीं है कि पेप्टिक अल्सर तुम्हें डायग्नोस हुआ, तुमने उठा के चलो भाई ठीक है इसको काटो पीटो इसकी सर्जरी कर दो, ऐसा नहीं है। जब पहले तुम्हें क्या है, पहले तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेशन दिख गए कि ब्लीडिंग वगैरह होने लगी है, परफोरेशन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तुम्हारा मतलब इसको मेडिकल मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें क्या जाना है, तुम्हें जाना है सर्जरी की तरफ। अब सर्जरी में क्या कराओगे, तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेगल नर्व क्या होगी, अगर वेगल नर्व इंक्रीज किया है ना, वेगल नर्व इंक्रीज की है, तो वेगल नर्व क्या करती है, एसिड का सिक्रीशन कराती है ज्यादा। तो अगर मैं इस वेगल नर्व को काट दूं, है ना, वेगल नर्व को काट दूं, तो वेगल नर्व को अगर मैंने काट दिया, वेगोटॉमी करा दी, तो वेगल नर्व क्या होगी, उसके पास सेंसेशन नहीं जाएगा, एसिड सिक्रीशन नहीं होगा। तो मैं क्या करा सकता हूँ, वेगोटॉमी करा सकता हूँ, प्लेरोप्लास्टी करा सकता हूँ। किसमें कराऊंगा, ड्यूडनल अल्सर में। यहाँ पे देखो प्लेरोप्लास्टी क्या है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे देखो प्लेरोप्लास्टी क्या है, ये मान लो
जो हमारा मेरा पाइलोरस वाला रीजन था ये क्या हो गया, नैरो हो चुका था। इसे मैंने क्या किया, स्टिच करके क्या कर दिया, इसको डायलेटेड कर दिया। ये है प्लूरोप्लास्टी। ठीक है, तो कब कराऊंगा, ड्यूडनल अल्सर के केस में वैगोटॉमी करा सकता हूँ, एंटीरो एंटरेक्टोमी करा सकता हूँ। ठीक है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी मतलब क्या है कि जितना जिस एरिया पे अल्सर था उस एरिया को कट कर दो, बाकी एरिया को वहां पे क्या कर दो, स्टिचिंग करा दो। ये हो गया मेरा गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, अब क्या करा सकता हूँ, गैस्ट्रोजीजोनोस्टोमी करा सकता हूँ। गैस्ट्रोजीजोनोस्टोमी का मतलब क्या है कि देखो मैंने क्या कर दिया, एक बाईपास बना दिया। यहाँ पे क्या है, ये हमारा गैस्ट्रिक है, ये ड्यूडनम है, ड्यूडनम के बाद जेजुनम था। तो मैंने क्या किया, अगर ड्यूडनल अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर है तो मैंने वहां से क्या कर दिया, इस सेक्शन को कट किया और क्या कर दिया, स्टमक और किसके साथ में ज्वाइन कर दिया, स्टमक को ज्वाइन कर दिया, गैस्ट्रिक को ज्वाइन कर दिया, किसके साथ, जेजुनम के साथ, वहां पे स्टिचिंग कर दी। तो ये हमारा, ये कहलाएगा हमारा, ये हमारा गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ये कब करते हैं। ठीक है, ये सारे इंडिकेशन यहाँ पे आ गए। क्लियर हुआ सभी के, सभी के क्लियर हुआ, हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है, हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है। शिवम क्लियर, सभी के क्लियर है, रफिया क्लियर। तो क्या कराना है, सबसे पहले वेगोटॉमी। वेगोटॉमी मतलब क्या है, वेगस नर्व को वहां पे कट कर दो। ठीक है, पाइलोरोप्लास्टी करा दो। ठीक है, इसके बाद क्या करा सकते हो, गैस्ट्रेक्टोमी करा दो। ठीक है, और गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी मतलब गैस्ट्रिक का और जिजनम को वहां पे ड्यूodenum वाला पोर्शन कट करके उन दोनों को आपस में सिल दो। ठीक है, पोस्ट, इसके बाद है, अब यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। मान लो तुमने ऑपरेशन किया, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, और हिमोरेज वगैरह आ सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन तुम वैसे भी नॉर्मली होते ही हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या था, ड्यूडनल अल्सर था, ड्यूडनल अल्सर के मैनेजमेंट, ड्यूडनल अल्सर के कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीजें ड्यूडनल अल्सर के हमने साइन एंड सिम्टम्स बात करी। अब हम बात कर रहे हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या मतलब क्या है, पहले तुम यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के पास कितने पार्ट है, 4, कार्डियक, फंडस, ठीक है, बॉडी, और ये है उसका पाइलोरस। इसके पास 4 पार्ट हैं जो हमारा स्टमक है। अगर ये पाइलोरिक कैनाल की क्या हो जाए, नैरोइंग हो जाए, क्या हो जाए इसकी नैरोइंग, ये एक नॉर्मल साइज में, अगर ये पतला हो जाए, ये क्या हो जाए, इसकी नैरोइंग हो जाए, ये वॉल जो है दोनों पाइलोरिक स्पिंचर क्या हो जाए, ये पतला हो जाए किसी वजह से, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाए, इसी को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्टेनोसिस कहेंगे। पाइलोरिक स्टेनोसिस में बेसिकली क्या होगा कि जो तुम्हारी किसका पाइलोरिक कैनाल है उसका क्या होना, नैरोइंग होना। ये जो तुम्हारी पाइलोरिक कैनाल है, ये जो तुम्हारी पाइलोरिक कैनाल है, ये क्या हो गई, अगर ये नैरो हो गई, इसी को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्टेनोसिस का नाम देंगे, पाइलोरिक स्टेनोसिस का नाम देंगे। तो जो तुम्हारा स्टमक है उसके पास 4 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होगा कि जो पाइलोरिक कैनाल है, जो तुम्हारी स्टमक की पाइलोरिक कैनाल है, उसका क्या हो जाना, नैरोइंग हो जाना, इज कहलाएगा तुम्हारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक आउटफ्लो हो जाएगा और क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लो ये रहा, यहाँ पे देखो तुम, अगर इसमें देखो तो यहाँ पे तुम देखो, ये तुम्हारा पाइलोरिक रीजन था, ये पाइलोरिक कैनाल थी, पाइलोरिक कैनाल थी। यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल में क्या हुआ, ये पाइलोरिक कैनाल में क्या हो गई, नैरोइंग हो गई, ये पाइलोरिक कैनाल की नैरोइंग हो गई। जब पाइलोरिक कैनाल की नैरोइंग हो गई, तो जितना भी तुम्हारा कंटेंट होगा, जो तुम्हारा फूड होगा, वो क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्योंकि भाई इसके आगे क्या हुआ, यहाँ पे नैरोइंग हो गई। स्टमक में के बाद कहाँ जाना था, ड्यूडेनम में जाना था, ड्यूडेनम के बाद जितना मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाना था, वो गया ही नहीं फूड। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये जो हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ये हमारा कौमारभ्यत्य में बहुत बार पूछा जाता है। कौमारभ्यत्य यानी कि हमारा जो पीडिया का टॉपिक है, पीडिया में भी पढ़ाया गया पाइलोरिक स्टेनोसिस, और जिसमें हमने बात की थी कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो वहां पे भी पूछा जाता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है कि पाइलोरिक कैनाल जो है वो क्या हो गई है, नैरोइंग हो चुकी है उसकी, या उसमें क्या हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। ठीक है, कॉज क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड, मतलब कंजेनाइटल का मतलब क्या है, बाई बर्थ है। ठीक है, बाई बर्थ है, या फिर एक्वायर्ड क्या है, आफ्टर बर्थ डेवलप हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक हाइपर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब क्या है, इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल मतलब जो बच्चा है उसके अंदर हाइपरट्रॉफिक जो सेल है वो पहले से ही बड़ा हुआ है, जिसके से क्या हुआ है, जब वहां पे उसकी नैरोइंग हो गई और पाइलोरिक स्टेनोसिस पहले से मिल रहा है। एक्वायर्ड कब होगा, क्रोनिक ड्यूडनल अल्सर। अब देखो क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर में कैसे होगा, मान लो किसी को, भाई ये हमारा ड्यूडनम वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड, एक सेकंड, ये हमारा ड्यूडनम वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर अल्सर आने लगे, लंबे समय तक अल्सर आ गए, क्रॉनिसिटी हो गई, तो यहाँ पे अल्सर क्या होंगे, अल्सर बनाएंगे, फिब्रोटिक स्टेज में पहुंच जाएंगे, है ना। या तो ये जितने अल्सर होंगे यहाँ पे क्या होगा,
इन्फ्लामेशन होगा, जितना ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा उतनी ज्यादा स्वेलिंग, और ये धीरे 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 इन्फ्लामेशन होकर क्या कर देंगे, ये पूरी जो पायलोरिक कैनाल है, ये जो पूरी पायलोरिक कैनाल है उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ये कब हुआ, ये हुआ आफ्टर बर्थ। इसी को क्या कहेंगे, एक्वायर्ड। इसी को क्या कहेंगे, एक्वायर्ड। तो ये हमारा एक्वायर्ड दो तरीके का हो सकता है पायलोरिक स्टेनोलाइसिस, कंजेनाइटल हो सकता है यानी कि बाय बर्थ हो सकता है, एक्वायर्ड यानी कि आफ्टर बर्थ हो सकता है। आफ्टर बर्थ किस केस होगा, क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर की स्कारिंग हो चुकी है, अल्सर का स्कार बन गया, जिसकी वजह से जब अल्सर का स्कार पड़ना रह गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे नैरोइंग क्या हो गई, हमारी पायलोरस कैनाल की हो चुकी है। ठीक है, अब अगर देखते हो इंसिडेंस देखते हो तो एक होता है 350 लाइव बर्थ में से, मेल टू फीमेल रेशियो देखो तो मेल में ज्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि मेल ज्यादा स्मोकिंग एल्कोहल वगैरह की तरफ रहते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे अल्सर होगा, अल्सर होने के बाद देन वहां पे क्या हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन, देन वहां पे क्या हो सकता है तुम्हारा पायलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट बॉर्न मेल इन्फेंट में अगर देखो तो पेशेंट में रहेगा फैमिलियर फैमिली, अगर देखो फैमिलियर प्रीडिस्पोजिशन अगर देखो 6 to 10% केसेस में मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक जनरल, ये तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा इंसिडेंस कितने हैं क्या है, तुम्हें पहला क्या चीज याद रखनी है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, पायलोरिक स्टेनोसिस क्या है, कि जो तुम्हारी पायलोरिक कैनाल है उसका क्या होना, नैरोइंग होना, इज योर तुम पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस कितने टाइप का, दो टाइप का, कंजेनाइटल बाय बर्थ है, जिसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो गई, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर गया, और एक्वायर्ड में क्या है, आफ्टर बर्थ हुआ, और एक्वायर्ड किसकी वजह से होगा, एक्वायर्ड होगा ड्यूडेनल अल्सर की स्कारिंग की वजह से। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखो पैथोलॉजी क्या मिलेगी, हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ पायलोरस। तो जो तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये तुम्हारी यहाँ पे सर्कुलर मसल फाइबर है, तो यहाँ पे कैसे होते हैं मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। ये जो सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, हाइपरट्रॉफी, इनका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब साइज इंक्रीज करा तो वहां पे नैरोइंग होना शुरू हो जाती है। इसकी एक छोटी सी पैथोलॉजी रहेगी। ठीक है, एट नॉर्मल ड्यूनल पॉसिबल कॉज क्या होगा, गैंग्लियोनिक सेल डिसफंक्शन। तो सेल डिसफंक्शन होने की वजह से पायलोरिक डिसफंक्शन हो, पायलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या देखोगे, एज अगर कॉमनली 4 to 12 वीक में है, ठीक है, यह एवरेज तुम कह सकते हो 7 हफ्ते तक पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर पायलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन है। ठीक है, अगर वहां पे कौन है, अगर हम किसके केस में बात करें, अगर हम केस में बात करें एक्वायर्ड केस की बात करें, तो एक्वायर्ड केस में पता चल जाएगा 4 से 7 हफ्ते में कि भाई ये पायलोरिक स्टेनोसिस का केस है। ठीक है, वहां पे क्या होगा, वोमिटिंग होगी, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल होगा, नॉन बिलियस मतलब बाइल नहीं आएगा, वोमिटिंग के साथ बाइल नहीं आएगा, क्योंकि बाइल कब आएगा, जब वो स्मॉल इंटेस्टीन के पास पहुंचे ही नहीं फूड, तो वहां पे बाइल के का साथ कंबाइन होने के चांसेस है ही नहीं, तो बाइल नहीं आएगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, मेटाबॉलिक इफेक्ट देखोगे, डिहाइड्रेशन होगा भाई, डिहाइड्रेशन होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। ठीक है, स्टूल कैसा आएगा, स्मॉल होगा, ड्राई रैबिट पैलेट। तो ये एमसीक्यू का पॉइंट बन सकता है कि रैबिट पैलेट जैसे स्टूल्स किसमें आते हैं, रैबिट पैलेट मतलब जो रैबिट होता है उसके फीकल जो होता है उसकी तरह तुम्हें स्टूल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पायलोरिक स्टेनोसिस के एक क्लिनिकल फीचर है। एग्जामिनेशन क्या कराओगे, विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस देखोगे, लेफ्ट टू राइट वेव देखने को मिलेंगी, पाल्पेबल अगर तुम कराओगे ऑलिव शेप मास देखने को मिलेगा, मतलब पेट अगर देखोगे तुम, बच्चे का पेट जिसका भी तुम मान लो ये एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड है, ये इसका पेट है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर तुम पायलोरिक स्टेनोसिस हुआ है तो उभार देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पाल्पेबल मास देखने को मिलेगा, तुम उसे पाल्पेट करोगे तो तुम्हें वहां पे मास देखने को मिलेगा, कैसा होगा, ऑलिव, ऑलिव जो हमारा होता है, ऑलिव जो होता है उसकी तरह या तुम्हें पाल्पेबल मास देखने को मिलेगा। ठीक है, संकन फ्रंटेल होगा, ड्राई म्यूकोसा होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ये सारे क्लिनिकल फीचर मिलेंगे। अब अल्ट्रा यहाँ इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे तुम, अल्ट्रासाउंड अगर कराओगे, अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, जो वॉल की थिकनेस है, वॉल की थिकनेस ही तो बड़ी है, जब ये वॉल थी, ये दोनों वॉल थी, ये दो वॉल थी, जब ये बड़ी हो गई, यहाँ पे इनकी थिकनेस ज्यादा हो गई, तभी तो क्या हुआ, पायलोरिक स्टेनोसिस हुआ। तो अल्ट्रासाउंड में क्या आएगा, वॉल की थिकनेस 4 mm से ज्यादा मिलेगी, और पायलोरिक कैनाल की लेंथ क्या हो जाए, या तो 14 mm से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये हमारा वहां पे देखने को मिलेगा। बेरियम मील, जब तुम बेरियम मील में क्या है कि तुम क्या कराते हो, इसी एक तुम्हारा एक कह सकते हो कि डाई कराते हो तुम, वहां पे उसको इंगल्फ कराते हो, जिसमें क्या होता है तुम एक, ताकि वहां पे पिक्चरिक फॉर्म में क्या कर सको, एक पूरा प्रेजेंटेशन ले सको। तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रिंग साइन मिलेगा, मतलब स्ट्रिंग साइन मतलब क्या होगा कि मान लो तुम्हारी ये जो कैनाल थी बहुत ज्यादा नैरो हो चुकी है, एक स्ट्रिंग की तरह नैरो हो चुकी है। ठीक है, धागे की तरह, इस तरह थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तुम्हें उसमें। ठीक है, डबल ट्रैक साइन देखने को मिलेगा, शोल्डर साइन, पायलोरिक मास इंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें वहां पे देखने को मिल सकते हैं जब तुम क्या कराओगे, उसका यूएसजी कराओगे। मैनेजमेंट क्या कराना है, प्री ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन देना है, मतलब क्या करना है, आईवी देना है पेशेंट को, इलेक्ट्रोलाइट देने हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेनाइसिस हुआ है तो तुम अभी फूड वगैरह पे तो जाओगे नहीं। सर्जरी में क्या कराओगे, यहाँ पे सर्जरी करा सकते हो, रेमस्टेड पायलोरमाइटोमी करा सकते हो। ठीक है,
जिसमें क्या करते हैं, ग्रिड इंसिजन राइट अपर क्वाड्रेंट में लगाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन कहाँ पे लगाते हैं, पाइलोरिक मसल पे लगाते हैं, मसल फाइबर स्प्रेड करके क्या करते हैं, म्यूकोसा को इंटैक्ट कर देते हैं। मतलब क्या है कि मान लो देखो ये तुम्हारी यहाँ पे है, ये तुम्हारी म्यूकोसा है, इसमें जो है तो म्यूकोसा को दोनों को अलग अलग करेंगे, पीछे पीछे दूर दूर करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको स्टिच कर देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, रेमस्टेड पाइलोरोमायोटॉमी का नाम देंगे। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करनी है, ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे क्या करना है, फीडिंग करानी है और धीरे धीरे उसकी फीडिंग को इंक्रीज कराना है 3 से 4 दिन तक। ठीक है, ये हमारा हो गया कि क्या है, ये हमारा है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में क्या है कि तुमने भाई जो स्टेनाइसिस था या नैरोइंग थी, यहाँ पे जो नैरोइंग थी, यहाँ पे नैरोइंग थी ना, उसको क्या किया, पीछे की तरफ ले गए वॉल को, इसको भी पीछे ले गए, इसको भी पीछे ले गए, दोनों को क्या कर दिया, सेल दिया, स्टिंग वहां पे कर दिया। तो ये हमारा एक मैनेजमेंट होगा किसमें, कंजेनाइटल स्टेनाइसिस में। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनाइसिस, क्लियर है सभी के, हैंड कर दोगे सभी के, क्लियर है कंजेनाइटल पाइल, ठीक है, ये क्लियर है सभी के, क्लियर, अंबिका क्लियर है, चलो ठीक है। अब है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि बाय आफ्टर बर्थ हुआ है। आफ्टर बर्थ कब होगा, मान लो किसी को क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर थे, वहां पे क्या हो गया, फिब्रोटिक स्कारिंग हो गई, स्कार्स बने धीरे धीरे, और जब स्कार्स बन गए तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी नैरोइंग होना शुरू हो गई। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, लॉस ऑफ टिपिकल अल्सर पेन पैटर्न मिलेगा, वोमिटिंग कैसी होगी, लार्ज वॉल्यूम होगा, फाउल स्मेल आएगी, वहां पे पुराना फूड मिलेगा वोमिटिंग के अंदर, वोमिटिंग करेगा तो रिलीफ मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन मिलेगा, पेशेंट क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा। ठीक है, ये सारे फीचर है। एग्जामिनेशन कैसे करोगे, क्या होता है, जो तुम्हारा जीआईटी का मोमेंट है वो तुम्हें विजिबली देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टमक क्या होगा, डायलेटेड ग्रेचर कर्वेचर बिलो अम्बलिकस, जैसे तुम्हें बताया था ना, यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा चाइल्ड था उस पे कैसा था, ऑलिव शेप मास था, पल्पेट कर रहे थे तो ऑलिव शेप मास, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं पल्पेट जब करोगे तो तुम्हारा जो ग्रेटर कर्वेचर है वहां पे जो स्टमक है वो डायलेटेड मिलेगा, ग्रेटर ग्रेचर कर्वेचर, ठीक है, का अम्बलाइकस के नीचे। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करना है। अब देखो यहाँ पे मैनेजमेंट आ जाओ, तो मैनेजमेंट में क्या है कि डिहाइड्रेशन वगैरह को करेक्शन करना है, इलेक्ट्रोलाइट देना है, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन देना है राइल्स ट्यूब के थ्रू, गैस्ट्रिक लेवाज वगैरह देना है, ये तुम्हारा एक जनरल मैनेजमेंट हो जाएगा। अब आ जाओ सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, ट्रंकल वेजेक्टोमी, गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी, यही अभी मैंने बताया था तुम्हारा क्या है, वेजेक्टोमी, वेगस नर्व को क्या कर दो, कट कर दो, गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी, गैस्ट्रो जो है स्टमक को किसके साथ जोड़ दो, जिजनम के साथ। ठीक है, यहाँ वाला जो रीजन है इसको ये हमारा कट कर दो। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी कह रहे हैं। ठीक है, एंट्रेक्टोमी क्या है, जो एंट्रम वाला पार्ट है स्टमक का, एंट्रम वाला पार्ट है, एंट्रम वाला पार्ट है उसको कट कर दो। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एंट्रेक्टोमी कहलाएगा। ठीक है, वेडेक्टोमी, वेगोटोमी तुम्हें पता ही है। गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी सिंगल करा सकते हो, देखो यहाँ पे क्या करा है हमने, पहले साथ में वेगस नर्व भी कट कर दी, यहाँ पे वेगस भी कट कर दी, साथ में क्या करा है, गैस्ट्रिक को किसके साथ कर दिया, स्टमक को किसके साथ जोड़ दिया, जिजनम के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों साथ काम किए, ये कॉमनली किया जाता है, ये है कॉमनली किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूडनल अल्सर था, यहाँ पे ड्यूडनम पे ही तो था अल्सर, ये वाला हिस्सा तो काटना है हमें, जब ये हिस्सा काट दिया तो स्टमक को किसके साथ जोड़ दिया, जिजनम के साथ जोड़ दिया, ड्यूडनम पूरा निकाल दिया। ठीक है, क्या करा सकते हो, वेगोटॉमी करा सकते हो, नर्व काटी, वेगस नर्व काटी, साथ में क्या करा, जो एंट्रम वाला पार्ट था वो काट दिया, ये है अल्टरनेटिव। और अगर देखो एल्डर वगैरह है तो क्या कर दो, गैस्ट्रोजेजनस्टोमी सिंगल, मतलब क्या करो, गैस्ट्रिक जो है जो स्टमक है उस वाले उसको किसके साथ जोड़ दो, जेजनम के साथ जोड़ दो, डिडनम को काट दो। ये है नॉट पाइलोरोप्लास्टी ड्यू टू स्कोरिंग। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा इसका थर्ड वाला पोर्शन जिसमें हमने बात की पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में।